सो हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विद अनदर वीडियो। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लेबैगोस्की के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ स्पीच कितने हैं, जो कितनी प्रकार की भाषाएं हैं जो बच्चा यूज़ करता है अपनी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेजेस, और इनर स्पीच क्या होती है और एक्सटर्नल स्पीच क्या होती है। तो इसके अकॉर्डिंग है कि भाषा में बालक दो प्रकार की स्पीच द्वारा सीखी जाती है। एक होती है इनर स्पीच। इनर स्पीच इट मीन्स विचारों से उत्पन्न थिंकिंग या मस्तिष्क से उत्पन्न विचार या आंतरिक वाणी सोच को हम क्या कहते हैं, इनर स्पीच। जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है या हमारी इंटरनल जब हम थिंकिंग करते हैं तो उससे जो होती है उसको हम कहते हैं इनर स्पीच। एक्सटर्नल है कि जब हम बात करते हैं, जब हम दूसरों से बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं इस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरी कौन सी स्पीच है, एक्सटर्नल स्पीच है। इसे हम शाब्दिक भाषा भी कहते हैं। और हमें पता है कि वाइगोस्की ने कहा था कि पहले जो है विचार आते हैं फिर भाषा आती है, जबकि पियाजे ने कहा था कि पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। ये हमें चीज़ याद रखनी है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो टाइप ऑफ स्पीच जो है वो सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। एज का आपको ध्यान रखना है। सोशल स्पीच कब होती है, 2+ ईयर, जब बच्चा बात करना सीखता है, खुद को एड्रेस करता है, दूसरों को एड्रेस करता है, तो वो होती है। प्राइवेट स्पीच जब बच्चा अपने एक्शंस को थोड़ा सा समझना शुरू कर देता है, खुद को सेल्फ टॉक करता है, अपने जो है डायरेक्शंस देता है खुद को, उसको हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच है जो बच्चा सोचता है, जो चीज़ों को एनालाइज करना है, रीजनिंग करना है, वो कौन सी है, साइलेंट इनर स्पीच, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो कोलबर्ग्स की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, वो क्या बात करती है, उसमें अगर हम बात करें तो कोलबर्ग की थ्योरी को हम क्या कहते हैं कि जेंडर बाइज थ्योरी है, बिकॉज इन्होंने सब यहाँ पे मेल्स की ही बात करी है ड्यूरिंग द अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हम इसको जेंडर बाइज थ्योरी भी कहते हैं। जो कैरल गिगलियन कोलबर्ग थी, कैरल गिगलियन थी, वो उनकी ही स्टूडेंट थी कोलबर्ग की। तो उनका मानना था कि ये जो थ्योरी है ये फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव को जो है वो ध्यान नहीं रखती है, और बेसिकली जो नारीवादी की शक्ति है उसको ये इन्होंने अपने जो है थ्योरी की डेवलपमेंट में नहीं इंक्लूड किया था। अब जो है अगर हम इसकी बात करें तो नैतिकता किसे कहते हैं, सही गलत की पहचान करने को हम नैतिकता कहते हैं। अब जो है बेसिकली डिसीजन कैपेसिटी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो अब मोरल डिसीजन क्या होते हैं हमारे पास, मोरल रीजनिंग क्या होती है हमारे पास, थिंकिंग क्या है, ये सब चीज़ें हम इसमें समझेंगे अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं तो मॉरल डिसीजन क्या होता है। मॉरल डिसीजन लेने के लिए जिस थिंकिंग प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं, मॉरल डिसीजन लेने के लिए जिस थिंकिंग को हम यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोरल रीजनिंग। डिसीजन लेना है, जिस डिसीजन लेने के लिए जो हम सोच रहे हैं उस सोच को हम क्या बोलेंगे कि हम खुद को क्या देते हैं, रीजनिंग देते हैं, तभी हम जो है किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो किस डिसीजन पे पहुंचने के लिए जो हम थिंक कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोरल रीजनिंग। अब उसके बाद हम कहते हैं कि अगर हम मोरल डिसीजन लेने वाली सिचुएशन है, और जब हम बात करें कि हम किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे दुविधा है, हमें थोड़ा डिलेमा है, तो या हम किसी डबल सिचुएशन में हैं, तो जिस शक्ति तर्क शक्ति का या जिस रीजनिंग का हम यूज़ करते हैं किसी एक साइड पे आने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोरल रीजनिंग। अब जो कोलबर्ग का थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, वो बेसिकली जीन पियाजे की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो उसी से इंस्पायर्ड है कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। अब हम बात करते हैं कि कोलबर्ग ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास जो है वो मुख्य स्तरों से होकर गुजरता है, और प्रत्येक स्तर की दो अवस्थाएं होती हैं। बेसिकली कौन कौन से स्तर हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। अब वो कह रहे हैं कि जो प्री कन्वेंशनल लेवल है उसके भी 2 पार्ट होंगे, कन्वेंशनल लेवल के भी 2 पार्ट होंगे, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के भी 2 पार्ट होंगे। तो अगर हम बात करते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल की, तो प्री कन्वेंशनल लेवल में अगर हम बात करें तो हमारे पास पनिशमेंट, ओबीडियंस, टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, और ये जो सब चीज़ें इसके अंदर आती है। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी एज की। तो ये आ जाएगी, जो प्री कन्वेंशनल लेवल है वो चलता है 4 to 10 ईयर्स तक।
इसके बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। और जैसे हम किसी बच्चे को बच्चे को पता है कि अगर मैं गलती करूँगा तो मुझे इसकी पनिशमेंट मिलेगी, बच्चा जो है वो चीज़ों को मानता है, सुनता है, समझता है। म्यूचुअल एक्सचेंज है कि अगर गलत करेंगे तो हमें डांट पड़ेगी, अच्छा करेंगे तो हमें जो है वो प्यार मिलेगा। तो ये कौन सी स्टेज है? प्री कन्वेंशनल, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। टिट फॉर टैट, बेसिकली जैसा को तैसा करना, इस टाइम की जो प्रवृत्ति होती है। म्यूचुअल एक्सचेंज की, जैसा मेरे साथ कोई कर रहा है वैसा ही करूँगा, तो वो क्या होती है? इनकी प्री कन्वेंशनल स्टेज। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी कन्वेंशनल स्टेज की, तो ये चलती है 10 to 13 ईयर्स। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम बात करें तो गुड बॉय, बैड बॉय, गुड गर्ल, नाइस गर्ल, ये जो होता है जिस एज में बच्चे ये फील करना शुरू कर देते हैं वो होती है कन्वेंशनल लेवल। इसमें लॉज और ऑर्डर को मानना होता है कि हाँ, अगर आपको ऐसे बैठना है, ऐसे जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये सब कौन सी चीज़ में आते हैं? कन्वेंशनल लेवल पे। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे। तो यहाँ पे होता है सोशल ओरिएंटेशन। सोशल ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास, जैसे हम बात करें तो यहाँ पे सामाजिक अनुबंध की और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल को मानना। बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपने जो हैं राइट्स के लिए बोलना, अपनी ड्यूटीज़ को देखना, जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना, वो सब चीज़ें किसके आती हैं अंदर? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर। अगर हम बात करें तो हमारे पास यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, लाइक हमारे पास हमें झूठ नहीं बोलना है, ये क्या है? एथिकल है। हमें करप्शन नहीं करनी है, ये क्या है? एथिकल है। हमें चीटिंग नहीं करनी है, ये एथिकल है। सोशल ओरिएंटेशन की बात है कि हमें अपने जो है अपने जो राइट्स हैं, अपनी ड्यूटीज़ हैं, उनको समझना, वो सब आ जाएंगे सोशल ओरिएंटेशन के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो सही गलत की पहचान करना कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ नहीं है, वो सब चीज़ें जो हैं वो कोलबर्ग की थ्योरी के अंदर आती हैं। और कौन सी के अंदर? पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर भी आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास है जो टॉपिक नेक्स्ट है कोलबर्ग की थ्योरी के लिए एक जो है बहुत कहानी भी है, जो बहुत प्रचलित कहानी है। उस कहानी में अकॉर्डिंग क्या है कि कोलबर्ग की एक कथा जिसमें से प्रत्येक शिक्षक साल, बेसिकली हर एक साल क्वेश्चन आता है उसमें से एक, तो ये कि वो यूरोप की एक महिला थी जो बीमार थी और मौत और ज़िंदगी के मध्य लड़ाई लड़ रही थी। उसके पति का नाम हिंज था। डॉक्टर के अकॉर्डिंग एक रेडियम एक ऐसी चीज़ है जिससे उसकी जान बचाई सकती है। उस समय उस रेडियम की खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी और उस दवाई का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा अधिक था, क्योंकि जिस फार्मासिस्ट ने उसकी खोज की थी वो उस रेडियम के निर्माण में लगे, बेसिकली जितना उसका इन्वेस्टमेंट हुआ था, जितना उसका खर्चा हुआ था, उससे वो 10 टाइम अधिक या ज़्यादा ले रहा था बेसिकली। तो उस कारण उस औरत का पति जो था वो हेंज उस टाइम उससे नहीं खरीद सकता था। तो हेंज उस टाइम फार्मासिस्ट के पास गया, उसने उसे कुछ पैसे देकर कहा कि आप मुझे दवाई दे दीजिए, मैं अपनी पत्नी की जान बचा सकता हूँ और आप कुछ पैसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में आके दे दूँगा। परंतु उस फार्मासिस्ट ने उस टाइम उसे मना कर दिया और उसने कहा कि मैं इस दवाई की खोज अधिक दर, बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इस दवाई की मैंने खोज की है और मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूँगा। तो आप मुझे जब तक इसका पूरा मूल्य नहीं चुकाएंगे मैं तब तक आपको ये दवाई नहीं दूंगा। ये बात सुनकर जो हिंज था उसको गुस्सा आ गया, उसने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी और वो दवाई थी उसको वो चुरा के ले गया। तो ऐसी बेसिकली इसमें इस कहानी के बेसिस पे कोलबर्ग ने जो दो प्रश्न जो हैं, 2 क्वेश्चंस का बेसिकली उन्होंने निर्माण किया था, जिसका उसने 2 भागों में विभाजन किया था, जो था कि एक मोरल डिलाइमा एंड मोरल रीजनिंग। तो मोरल डिलाइमा क्या था कि जिसको हम कहते हैं नैतिक दुविधा, मोरल डिलाइमा। तो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग क्या था कि कभी कभी हम सही और गलत के बीच में निर्णय नहीं ले पाते हैं, और जब हम वो सही और गलत के मध्य निर्णय लेने के लिए जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं?
मोरल डिलाइमा। अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर उसने अगर चोरी की तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी। तो बेसिकली वो क्या था, मोरल डिलाइमा में था कि मैं चोरी करूं या ना करूं। उसके बाद आती है मोरल रीजनिंग। अब वो डिलाइमा में था, डिलाइमा के बाद उसे एक स्टेज पे आना था, तो जब वो स्टेज पे आया तो उसने क्या यूज़ किया, अपना मोरल रीजनिंग। अब उसके लिए देखिए उसने क्या किया कि दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना। अब हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए क्या काम किया, उसने दवाई की चोरी की। तो अब उसने क्या किया, वो उसने एक डिसीजन पे पहुंचने के लिए अपने लिए एक रीजनिंग रखी, और उस रीजनिंग को हमने क्या कहा, मोरल रीजनिंग। अब जो कोलबर्ग था उनके अकॉर्डिंग बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो बेसिकली यही थे, पनिशमेंट, ओबीडियंस, टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, गुड गर्ल, बैड गर्ल, गर्ल एट गुड या गुड गर्ल, गुड बॉय, बैड बॉय, लॉ एंड ऑर्डर्स की मोरालिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। अब उसके बाद था हमारे पास कि जब हम बात करते हैं इसमें कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मोरल डेवलपमेंट के, तो उन्होंने बेसिकली अपने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उन्होंने कहा है कि छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास समाज की सहायता से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र नैतिकता के आधार पर ही सही या गलत के मध्य अंतर को समझते हैं। कोलबर्ग ने अपनी परीक्षण के लिए कथाओं का माध्यम बनाकर प्रश्न किए हैं। अब अगर हम इसको कंक्लूजन पे आके आएँ तो कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट कैसे है, तो जब हम बच्चे को बात करें तो बच्चे को जब मोरल डिलाइमा से किसी रीजनिंग पे किसी एक मोरल डिसीजन पे आना है, तो उस जो थिंकिंग प्रोसेस है या उसको कैसे समझना है, ये उन सब चीज़ों को समझने के लिए हेल्प करता है। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट अनदर RS theory, SR theory and RT Act and NCF. Thank you.